Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, today we are going to discuss about the Indian Constitution's feature. आज हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि फीचर्स क्या हैं, राइट? हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड अ कंट्री टू कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई देयर इज़ अ कंट्री टू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों ज़रूरत है किसी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से डिस्कस किया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. हमारे जो लीडर्स थे, हमारे नेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि जब हमारा इंडिया फ्री हो जाएगा, कब की बात कर रही हूँ मैं, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में, तब उन्होंने ये सोचा कि हम लोग जब फ्री हो जाएंगे, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, तब हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो नेशन है, वो किस तरीके का होगा. उन्होंने प्लानिंग भी की, राइट? अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटल रोल इन मेकिंग. ब्रिटिश के अंडर क्या होता था? दे हैड बीन फोर्स, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को मानने के लिए फोर्स करते थे. द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. पर जो हमारे इंडियंस थे, हमारे इंडियंस ने क्या सोचा? जब हमारा इंडिया फ्री हो जाएगा, तब हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन होगा, जहाँ सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा. लिखा है ना, शुड बी ट्रीटेड इक्वली, तो इक्वल ट्रीट किया जाएगा. एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दिया जाएगा. पहले क्या होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट में किसी भी इंडियंस को एंटर नहीं किया जाता था, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बन सकते थे. जो ब्रिटिश रूल था वो ब्रिटिश रूल था. ब्रिटिश जो कहते थे वो अपने अकॉर्डिंग ही करते थे. उनको इंडियंस के किसी भी चीज़ में, अच्छाई या बुराई, किसी में भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, राइट? What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by the person. This is by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. ये जो काम था सिर्फ एक पर्सन का ही नहीं था. इसमें कम से कम 300 लोगों की मेंबरशिप थी. जो मेंबर्स थे, 300 लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे. और ये मैं कब की बात कर रही हूँ? 1946 की. क्योंकि 1947 में हमारा इंडिया जो था उसको फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, और जिस वजह से जो मेंबर्स थे वो कम हो गए थे, राइट? क्योंकि हमारे इंडिया के पार्टीशन हो गया था. पार्टीशन हुआ तो नेचुरली जो लोग थे वो बट गए थे, राइट? तो ये जो 300 मेंबर्स जो थे, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, ये कम हो गए थे. और who met periodically for the next 3 years, और इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का वो लिखा. यहाँ तक आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, राइट? ये देखिए, आप राइट हैंड साइड पे आपको पिक्चर दिख रही होगी. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
मेन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा, ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर थे वो कौन थे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। Dr. Baba Saheb Ambedkar believed that his participation in the Constituent Assembly helped the scheduled caste get some safeguards in the draft constitution. मैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की फ़ोटो है उसके नीचे जो लिखा हुआ है मैं वो बात कर रही हूँ, राइट। ये इसके अंदर क्या था कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे वो बिलीव क्या करते थे? वो ये सोचते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये मैं इसमें पार्टिसिपेशन करने से मैं यही हेल्प कर सकता हूँ कि जो शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनको एक सेफ गार्ड मिलेगा, उनके लिए एक सेफ साइट होगा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। मैं इसका मीनिंग आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले टाइम में क्या था कि जो हरिजन लोग होते थे, जो एससी कैटेगरी के लोग होते थे, एसटी एससी कैटेगरी के, वो उनको हरिजन माना जाता था। उनसे उनको छुआछूत की पहले भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। मंदिरों में आना अलाउड नहीं था उनका। अगर जरा सा उन्हें कोई छू देता था तो जो नॉर्मल पर्सन है वो अपने आप को हीन समझने लग जाता था कि हमने क्यों ऐसा उसको टच कर लिया, राइट। मतलब वो नहाने लग जाते थे और मतलब वॉश करने लग जाते थे, हैंड वॉश वगैरह, कि हमने क्यों ऐसे लोगों को टच कर दिया। तो पहले छुआछूत की बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रथा थी, मान्यता दी जाती थी। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इन सब चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही चीज़ देखी कि इनको इस तरीके से जैसे ट्रीट किया जा रहा है लोगों को, ऐसे आगे ना किया जाए और इनको स्पेशल से मतलब इनको प्रॉपर सेफ गार्ड्स दिया जाए, इनके लिए प्रॉपर रिजर्वेशन रखी जाए, राइट। बट he also stated that although the laws might exist, scheduled castes still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore urged scheduled castes to join the government as well as the civil services. और अब जो लोग थे वो जैसे हिंदू ऑफिसर्स क्या करते थे, ज्वाइन करते थे, ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के लोग भी गवर्नमेंट में या सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर सकते थे। तभी तो आप देखिए ना कि किसी भी फॉर्म फिल करना है गवर्नमेंट का, या कोई एजुकेशन है जहाँ पर सीट्स हैं, या किसी भी तरीके की, हर जगह पर एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। So these members of the Constituent Assembly had a huge task before them. ये जो Constituent Assembly के members थे ना, इनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. अब पता है क्यों इतना बड़ा टास्क था? क्योंकि एक तो हमारी इंडिया जो है, इंडिया जो नेशन है हमारा, वो एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा नेशन है, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सेवरल जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, ठीक है। क्षेत्र जो है ना, अलग अलग लोग हैं, जैसे बंगाल के लोग हैं वो बंगाली बोलते हैं, पंजाब के लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future. Right? अब इसका मीनिंग क्या है आप जानते हैं? उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब इसकी ड्राफ्टिंग चल ही रही थी, मैंने अभी आपको बताया ना कि उस टाइम पर ही पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन होते ही बहुत कुछ, अब देखो कोई भी चीज़ है अगर डिवाइड होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्रॉब्लम नहीं आई, या ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं आई, राइट।
जहाँ पर पार्टीशन होता है, किसी भी चीज़ के अगर टुकड़े होते हैं उसमें दोनों को हर्ट होता है, राइट। बहुत सारी चीज़ें थी जो डिवाइड हुई, बहुत लोग भी मारे गए थे, ठीक है। तो यही चीज़ है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब पार्टीशन का टाइम चल रहा था और तब पार्टीशन हो गया। और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थी जो वो डिसाइड ही नहीं कर पाई उनका फ्यूचर कि उनको किस तरफ जाना है, ठीक है। The socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. All of these issues played on the minds of the members of the Constituent Assembly as they drafted the Constitution. और उनके माइंड में जो पर्सन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, लिख रहे थे, उन सबके माइंड में यही इशू चल रहा था कि कैसे होगा, क्या किया जाए। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस country a visionary document that reflects a respect for maintaining diversity. और उनके दिमाग में यही ओकेजन राइज हो रहा था बार बार कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो मतलब कंट्री की किस तरीके से डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सुना है आपने कभी? यही चीज़ मानी जा रही थी कि एक अनेकता के अंदर एकता बैठी रहे, इतनी बड़ी कंट्री में अनेकता में एकता रहे, किस तरीके से बनाए रखें। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरिडिकेटिंग पॉवर्टी through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. और फाइनल डॉक्यूमेंट्स बनाते समय ये भी ध्यान रखा गया, ये कंसर्न किया गया कि पावर्टी ना रहे, गरीबी ना रहे, भुखमरी ना रहे, और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको भी सब चीज़ें मिलती रहें और लोग अपनी मर्जी से अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकें. Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in mind and above mentioned concerns of diversity, unity, socio-economy, reform and representation that the authors of this document were grappling with. Try and understand the ways in which they tried to balance these concerns, commitment, transforming independent India into a strong democratic society. इस पूरे पैराग्राफ में मेन बात ये आती है कि हम लोग ने इतना सब कुछ पढ़ा कि यूनिटी है, डाइवर्सिटी, सोशियो इकोनॉमी रिफॉर्म्स, ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, ड्राफ्ट करने वाले थे, जो मेंबर्स थे, उनके भी माइंड में ये सब चीज़ें चल रही थी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाए जो सबके हित में हो, सभी लोगों के हित में हो, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सके. कब? इंडिपेंडेंस के बाद. सो नाउ वी आर लुकिंग बिलो द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कि कौन से हमारे फीचर्स हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है फेडरलिज्म. सो दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. ये कहाँ रेफर करता है? इसका मतलब होता है संघवाद, हिंदी में बोलते हैं इसको संघवाद. ये एग्जिस्ट करता है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. जब किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट के जो लेवल हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं. जो कंट्री, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा. देखिए क्या होता है ना कि जैसे जिस कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट ही होता है और कोई भी नहीं होता, ना प्राइम मिनिस्टर है ना कोई और मिनिस्टर्स होते हैं बट कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं है, जहाँ एक ही पर्सन डील करता है जो अपनी कंट्री को रूल करता है, वहाँ पर फेडरलिज्म नहीं होता, ठीक है. पर जहाँ पर गवर्नमेंट के ज़्यादा लेवल होते हैं, एक लेवल से ज़्यादा लेवल होते हैं, वहाँ पर फेडरलिज्म होता है. जैसे इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर. आप भी देखते हैं ना कि सेंटर की सरकार होती है, सेंटर लेवल में होती है गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट लेवल की होती है.
इवन लोकल लेवल भी होती है ना। आपने देखा है कि पंचायती राज, अभी देखो मैंने बताया आपको, और यही नेक्स्ट लाइन आ गई, पंचायती राज इज़ द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट भी कौन सी होती है? पंचायती राज। दैट मीन्स जो हमारी इंडिया है उसके अंदर 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। पहले 2 तरीके की थी, अब 3 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। दैट इज़ फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड दैट इज़ पंचायती राज, राइट। ये 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड होती हैं। सो जहाँ पर गवर्नमेंट के 3 लेवल बता दिए मैंने आपको, तो वहाँ पर फेडरलिज्म होता है। आगे चलते हैं, राइट। वी हैव अबाउट 6 क्लास की बुक में हमने देखा होगा। चलिए आगे चलते हैं। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये हमने 7th क्लास की बुक में भी रीड किया है। एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग अब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi। इसमें क्या बताया है? ये वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ होती हैं इंडिया की। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। एक इंडिया की कम्युनिटीज़ जो होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ होती हैं। meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi। जो न्यू दिल्ली के कैपिटल सिटी में जो लोग बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को काम नहीं दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन, और जो डिसीज़न है वो सबके साथ लिया जाता है, सबके लिए लिया जाता है। इंस्टीड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो होता है इन द स्टेट्स, सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर द दैट पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो डिसीज़न है, ये सिर्फ सेंट्रल में अगर सरकार है तो सिर्फ अपने हित के लिए नहीं लेगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लेगी। जो डिसीजंस हैं वो पर्टिकुलर एरिया के लिए भी लेगी। इसका मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ। एग्जांपल में क्या हम बताते हैं, जैसे सपोज आपकी सेंटर में तो बीजेपी की सरकार बैठी है और पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बैठी है, तो ऐसा नहीं है कि जो सेंटर की जो सरकार है, इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि सेंट्रल की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, वो पंजाब में अगर दूसरी सरकार चल रही है तो उसके बारे में नहीं सोचेगी। ऐसा नहीं होता, राइट। तो यही चीज़ मैंने आपको समझाया कि जो अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है किसी अदर स्टेट में है, उसके लिए भी डिसीजन लिया जाएगा। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय autonomy in exercising power on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government। but बहुत सारे रूल्स जो होते हैं, लॉज होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते हैं और बाकी सबको भी उसे फॉलो करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द issues that each tier of government can make laws on। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या रखता है अपने पास, लिस्ट एंड डिटेल्स रखता है द इश्यूज दैट ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, और किस इश्यूज पर क्या है जिस पर गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना रही है या बना सकती है, वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में रखी होती हैं। कोई भी गवर्नमेंट की अपने मर्जी से कोई भी लॉ नहीं बना सकता इन इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं ना आप, संविधान। जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग ही इंसान को चलना पड़ता है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। इसमें क्या हम कहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या स्पेसिफाई करता है,
each tier of government can get the money from फॉर द वर्क दैट इट डज, किस काम के लिए क्या मनी कहाँ लगा रही है वो भी स्पेसिफाई होता है, राइट. अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मैरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. जो फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई भी स्टेट्स एजेंट नहीं है जो दूसरी गवर्नमेंट है. मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है एक दूसरे के क्या हैं, एजेंट नहीं हैं, ठीक है. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी भी अथॉरिटी लिखी होती है. ऑल द पर्सन इन इंडिया आर governed by law and policies made by each of these levels of government. जो पर्सन इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडियन हैं, जो इंडिया के नागरिक हैं, उन आर गवर्नड बाय लॉ एंड पॉलिसी मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट. हर लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी लॉज एंड पॉलिसीज़ होती हैं, वो बनाई जाती हैं, जो पर्सन है उसके लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी. इन शॉर्ट जो इंडिया का नागरिक है, चाहे वो सरकार का मतलब सरकार का कोई भी इंसान है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है या कोई नॉर्मल पर्सन है, जो इंडिया का नागरिक है, जो इंडिया में रह रहा है, उसको रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. सेकंड, अब नेक्स्ट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग राइट हैंड साइड पे चलते हैं, क्या लिखा है देखते हैं. When the Constituent Assembly adopted the principle of universal adult franchise. आप जानते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? क्या आप जानते हैं? बताइए. मुझे लगता है आप सब जानते हैं. मैं एक बार बताना चाहती हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो पर्सन 18 ईयर्स से अबव होता है, जो 18 साल से अबव होता है, उसको वोट देने का राइट होता है, राइट. श्री A.K. अय्यर अ मेंबर रिमार्क्ड दैट दिस वाज डन without an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living on the common man. जो A.K. अय्यर जी हैं उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको प्रमोट किया, उसकी वेल बीइंग के लिए, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए, कंफर्ट उसका होना चाहिए. और सिंपल जो कॉमन मैन है वो इंडिया में जो रह रहा है और 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का राइट है. तो उसके बारे में इन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया है, राइट. आगे देखिए सेकंड पॉइंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट. इसमें क्या होता है, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं जो हम लोगों ने पढ़ी भी हैं. हम लोग जानते हैं कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है. कौन चुनता है रिप्रेजेंटेटिव्स को? लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, राइट. योर क्लास 7th बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. आप लोगों ने 7th क्लास की बुक में देखा होगा, ध्यान दिया हो कभी शायद, तो उसमें उसमें जो स्टोरी थी वो कांता की स्टोरी से स्टार्ट की हुई थी. और जो कांता थी वो इलेक्शन के टाइम पर वोट देने के लिए खड़ी थी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल द सिटीजन्स. मैंने अभी आपको बताया, अभी क्लियर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज को गारंटी देता है या सभी सिटीजन्स के लिए वो ही मान्य है. दैट मीन्स जो पर्सन 18 साल से ऊपर है उन सभी पर्सन को मेजर बोला जाता है और वो सभी पर्सन
वोट देने के अधिकार, वोट देने का उन्हें राइट है. When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class, and gender hierarchies. This means that the people of India have a direct role in electing their representatives. वाओ, ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि जो लोग, कौन लोग, जो इंडिया के लोग हैं, जो पर्सन है, ठीक है, ये इनको पूरा राइट है कि अपने नेता को खुद चुन सकते हैं. राइट, यही बात ऊपर लिखी है अभी जो मैंने पढ़ी है कि ये हेल्प की एनकरेज किया जाता है कि लोकतांत्रिक ही शासन हो, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक माइंडसेट हो, लोकतांत्रिक शासन हो, इसके लिए माइंडसेट किया जाता है. कैसे किया जाता है? ये बोला जाता है कि सभी नागरिक को 18 साल से जो ऊपर हैं उनको वोट देने का राइट है. आप वोट ज़रूर दीजिए, अपने वोट को ख़राब ना कीजिए. वोट देने का राइट सबको है क्योंकि वी आर लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री. राइट, तो यही मैंने आपको चीज़ समझाई. ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड, और हर एक जो पर्सन है जो कंट्री में रह रहा है वो उसका सोशल बैकग्राउंड है, कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस. और हमें इससे क्या पता लगता है कि वो आगे चल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी कर सकता है. और ये भी पता चलता है कि हम, एक बात खुद सोचिए, मैं इससे भी एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ. देखिए ना कि सपोज आज मैंने वोट दिया, मैं अगर 18 साल से ऊपर हूँ और मैं वोट दे रही हूँ, हर साल वोट देती हूँ, मतलब जब भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं और मैं वोट देती हूँ, ठीक है, क्या पता आगे चल के मैं जब आगे बढ़ूँ तो मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा. ठीक है, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगी तो मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा. मैं अपने देश के लिए काम करना चाहूँगी. ठीक है, बट अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड ही नहीं होगा, अगर मैंने वोट ही नहीं दिया होगा, तो मैं किस बिहाफ पे काम करूँगी अपने देश के लिए? मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि ना मेरे पास वोटर आईडी है, ठीक है, ना मैंने वोट दिया है और ना मुझे कुछ पता होगा. ठीक है, मैं देश में तो रह रही हूँ, राइट, पर मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं होगी. मुझे पता ही नहीं होगा कि एक वोट की क्या वैल्यू है. 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन, मुझे इसकी बात पता ही नहीं होगी, वैल्यू पता ही नहीं होगी. यही चीज़ मैंने आपको समझाई है कि हमें वोट ज़रूर देना चाहिए. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल. यही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यही जो पर्सन हम चुनते हैं, यही जवाबदेही होते हैं, यही लोग जवाबदेही होते हैं हमारे बिहाफ पर. यही पर्सन काम करते हैं, जिनको हमने अपना नेता चुना है ना, देश के लिए यही काम करते हैं हम अपने बिहाफ पर. क्योंकि हम तो बहुत सारे लोग हैं, हमारी मेजॉरिटी है, हम सारे एकदम से एक डेजिग्नेशन पर नहीं बैठ सकते ना. तो डेजिग्नेशन पे बैठने के लिए तो पर्सन एक ही होना चाहिए. तो वो ही काम करता है जिस पे हमें विश्वास होता है, जो हमारे काम करा देता है, हम उसको इलेक्ट करते हैं और वो पर्सन देश को चलाता है. ठीक है, यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इन क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन द यूनिट 2 ऑफ दिस बुक. सो ये तो हमारे 2 पॉइंट्स हो जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर, किस तरीके से पावर की सेपरेशन की जाती है. सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स. दैट इज फर्स्ट दैट इज फेडरलिज्म एंड सेकेंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की क्या होती है, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं और वोट देना चाहिए. सो व्यूअर्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा. इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, राइट.
और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, राइट, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। सो व्यूअर्स, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।